हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग रिलेशन स्टार्ट करेंगे। इसे स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक बार क्रॉस प्रोडक्ट को रिवाइज करते हुए चलते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रिलेशन, क्योंकि रिलेशन क्रॉस प्रोडक्ट से ही हमें मिलता है। ठीक, लेट अस से हमारे पास एक सेट है ए और इसके अंदर ये दो एलिमेंट हैं 1 एंड 2, और एक सेट है बी, इसके अंदर ये तीन एलिमेंट हैं 4, 5 एंड 6। नाउ वी वांट टू राइट द क्रॉस प्रोडक्ट लाइक दिस, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मींस इसके अंदर ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएगा। दिस रिप्रेजेंट्स अ सेट जिसके अंदर क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए के से होंगे और सेकंड एलिमेंट सेट बी से होगा, बिकॉज यहां ए क्रॉस बी लिखा हुआ है। ए क्रॉस बी का मतलब हुआ ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होंगे और सेकंड एलिमेंट सेट बी से होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होगा, इसको मैंने इस तरीके से दिखा दिया। फर्स्ट एलिमेंट दैट इज ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड B belongs to set B। ठीक, अब मैं इसको, अभी हमने क्या लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट को सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर मैं इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखना चाहूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से, सेकंड एलिमेंट सेट बी से, तो 1, 4, देन 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। ठीक, सिमिलरली हम बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। बी क्रॉस ए में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट सेट बी से होगा और सेकंड एलिमेंट सेट ए का होगा। ठीक, चलो अब यहां पर कितने एलिमेंट हैं, इस कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं इस ए क्रॉस बी वाले सेट के अंदर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका हमने एक तरीका भी सीखा था कि इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द ऑर्डर्ड पेयर हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी, यहां पे एलिमेंट के रूप में क्या लिखा हुआ है, इस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है। तो दिस इज एन ए इंटू एन बी, मतलब सिंपली हमें दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो 2 इंटू सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 3, 6। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। कितने ऑर्डर्ड पेयर होगा, 6 ऑर्डर्ड पेयर होगा। ठीक, अब किसी भी सेट का मैं सबसेट लिख सकता हूं, वी कैन राइट द सबसेट ऑफ एनी सेट। तो मैं ये जो ए क्रॉस बी, ये जो सेट बना है, हम इसके भी सबसेट्स लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इसके कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू, नंबर ऑफ सबसेट का सिंपल फॉर्मूला होता है 2 रेज टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, 2 रेज टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो यहां पर इसका प्रोडक्ट कितना आया था, हमें 6 आया था, तो 2 रेज टू द पावर 6। तो इसके इतने कितने सबसेट हो गए, टोटल सबसेट्स हैं। इस ए क्रॉस बी का अगर मैं सबसेट लिखना चाहूं तो कितने सबसेट्स लिखे जाएंगे, 4 सबसेट्स। अब यहां पे इस क्रॉस प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ये हमें रिलेशन को समझने में हेल्प करेगा। तो अब यहां से हम लोग रिलेशन की कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो, जितने भी ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स हैं वो एक रिलेशन कहलाएगा।
ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स हैं? 4। इट मींस यहां पर मैं इसके लिए ए क्रॉस बी के लिए 4 रिलेशंस लिख सकता हूं फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के लिए मैं अगर रिलेशंस लिखने जाऊं तो कितने रिलेशन लिखे जा सकते हैं? टोटल 4 रिलेशंस। इसका मतलब अब मैं अगर रिलेशन को डिफाइन करना चाहूं तो आई कैन डिफाइन इट लाइक दिस, एवरी सबसेट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। यहां पे नॉन एम्प्टी सेट होना जरूरी है क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स के लिए, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है, ए क्रॉस बी तभी पॉसिबल है व्हेन दोनों के दोनों ए और बी दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट हो। अगर नॉन एम्प्टी सेट नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक या दोनों अगर एम्प्टी सेट हो गया तो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ही नहीं, सेट हमारा बनेगा ही नहीं। सेट को हम, ये जो ए क्रॉस बी है उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे अगर दोनों में से एक भी एम्प्टी हो गया। तो इन दैट केस अगर हम सेट को ही डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो सबसेट्स नहीं डिफाइन कर पाएंगे, और अगर सबसेट नहीं डिफाइन कर पाएंगे तो रिलेशन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि रिलेशन क्या है? इसके सबसेट्स ही तो रिलेशन कहलाएंगे। तो दैट इज वाई जब हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से कि एवरी सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स इज अ रिलेशन। फिर से बोलता हूं, एवरी सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स इज अ रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन का सिंपल सा डेफिनेशन। अगर मैं यहां पे इसको डिफाइन कर, जो डिफाइन हमने किया, अगर मैं इस, बहुत सारे रिलेशन होंगे भाई, 24 रिलेशन है, तो मैं उन रिलेशंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि ए क्रॉस बी हमारा अभी जो चल रहा है वो ए क्रॉस बी है, तो उसके लिए हमने डिफाइन किया आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब ये जो रिलेशन बनेगा, इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से मिला है और सेकंड एलिमेंट सेट बी से मिला है। यही है इसका मतलब, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक, और हमने ये भी बोला कि रिलेशन क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो 4 सबसेट्स 4 रिलेशंस होंगे, वो सारे के सारे रिलेशंस जो हैं वो इसका सबसेट है। तो वी कैन ऑल्सो राइट, यहां से हम ये भी बता सकते हैं कि R इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसको याद रखना, कभी भी अगर ये दिया हुआ है इसका मतलब ये जो रिलेशन है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट है। ध्यान क्या रखना है? ए क्रॉस बी लिखा है मैंने, क्यों? क्योंकि रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, तो ए क्रॉस बी। अगर यही रिलेशन ऐसे डिफाइंड होता किसी के लिए सी टू डी फ्रॉम सेट ए, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट सी टू सेट डी, तो हम उसको लिखते आर इज द सबसेट ऑफ सी क्रॉस डी। ठीक है, सी क्रॉस डी यहां पे लिखना होता। गॉट इट? तो रिलेशन क्या है? सिंपली रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। तो दैट इज वाई यहां पे हमने लिखा है रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब साथ में यहां पे कंडीशन भी लगा लेते हैं। कंडीशन क्या है? कि ए एंड बी ये दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब ए एंड बी जो है वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। अगर दोनों या दोनों में से कोई एक भी एम्प्टी सेट हो गया तो रिलेशन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ही डिफाइन नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन नहीं है तो सबसेट्स नहीं होंगे, सबसेट्स नहीं होगा तो रिलेशन नहीं होगा। तो गॉट इट? इसलिए दोनों के दोनों सेट जिनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट करके रिलेशन निकालना चाह रहा हूं वो दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए।
एटलीस्ट एक एलिमेंट होने चाहिए उनके अंदर। गॉट इट? तो ये तो रहा रिलेशन। चलिए, तो अब इसके कुछ रिलेशंस लिख लिए जाए, और साथ ही साथ रिलेशन को लिखते समय हम उसके साथ साथ डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी समझते जाएंगे। चलिए, इसी एग्जांपल के लिए हम लोग कुछ रिलेशंस लिखते हैं। मान लो मैंने एक रिलेशन लिखा, क्या है, मुझे यहां से सबसेट बना लेना है, तो मैं इसका एक सबसेट लिख रहा हूं जिसके अंदर ये और ये है। हमने एक सबसेट इसका बनाया इन 3 ऑर्डर्ड पेयर को लेकर। हम एक ऑर्डर्ड पेयर को लेकर भी एक सबसेट बना सकते हैं, 2 को भी, 3 को भी, सारे ऑर्डर्ड पेयर को लेकर भी एक सबसेट बना सकते हैं, या फिर हम किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को नहीं ले तब भी हमें एक सबसेट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे एम्प्टी, वॉइड। ठीक, हमने यहां पे क्या लिया, रिलेशन में R1 जो रिलेशन हमने बोला, इसके अंदर इसका ये 3 ऑर्डर्ड पेयर आया, ये सबसेट है उसका। इसके सबसेट का मतलब क्या है, इसके सारे एलिमेंट जो कि ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है यहां प्रेजेंट होने चाहिए। है, सारा का सारा ऑर्डर्ड पेयर यहां प्रेजेंट है, तो ये सबसेट है। R1 इज व्हाट, R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, तो ये हमने सबसेट लिख लिया। नाउ अगर मुझे डोमेन बताना है तो सिंपल, जब हम किसी क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट लिख रहे हैं या किसी क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेशन लिख रहे हैं, तो उस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है, उन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाता है। ठीक है, फिर से सुनो, ये जो R1 है इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इन सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन ऑफ R1 इज, एक ही तो है, 1, सारे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, रेंज ऑफ R1 इस रिलेशन का जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, इन सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट रेंज कहलाता है। सेकंड एलिमेंट क्या है, 4, 5 एंड 6। तो रेंज क्या हो गया, एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट होंगे, 4, 5 एंड 6। डोमेन एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर सिर्फ 1 है। अब मैं ये 1 1 1 को 3 बार तो नहीं लिखूंगा सेट के अंदर, ये हमने सेट में ऑलरेडी पढ़ा कि सेट के अंदर हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट को ही लिखते हैं, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट का कोई मतलब नहीं होता, मीनिंगलेस है वो चीज। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 टाइम्स 1, हमने एक ही बार 1 लिखा। यहां पर तीनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं 4, 5, 6, तो ये रेंज हो गया। नाउ कोडोमेन ऑफ R1। देखो, ये R1 जो है ये कहां से मिला है, या R1 किसका सबसेट है, A क्रॉस B का। या तो मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे बोले कि R1 इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक है, या तो मैं ये लिखूं या ये लिखूं, दोनों का मतलब एक ही है। R1 इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B का मतलब हुआ R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। कोडोमेन जो है वो ये जो सेकंड वाला सेट होता है ना, ये कोडोमेन होता है, दिस इज कोडोमेन। तो कोडोमेन ऑफ R1 इज सेट B, और यहां पे सेट B भी यही है, रेंज के बराबर है 4, 5, 6। यहां पे एक चीज समझ लो, इट इज नॉट नेसेसरी कि रेंज, ये जरूरी नहीं है कि रेंज वाला सेट और कोडोमेन वाला सेट हमेशा इक्वल हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है। इस एग्जांपल में हमारा इक्वल आ गया, रेंज और कोडोमेन दोनों सेम सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक बार फिर से, हर एक रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट जो सेट बनाएगा वो डोमेन होगा। सेकेंड एलिमेंट को लेकर जो हम सेट बनाएंगे वो रेंज होगा, और कोडोमेन यहां से A क्रॉस B या फ्रॉम A टू B, जो B बाद वाला जो है वो कोडोमेन है।
ये वाला कोडोमेन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो उस नेक्स्ट एग्जांपल से पर बढ़ने से पहले एक बार इसका मैपिंग समझ लेते हैं कि मैपिंग क्या है। तो मैपिंग में हम दो इस तरीके से ओवल्स बनाएंगे। ठीक है, अब सिंस ये R1 जो है डिफाइंड है फ्रॉम A टू B, तो ये पहला वाला ओवल सेट A को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला ओवल सेट B को रिप्रेजेंट करेगा। हमारा रिलेशन क्या है, A से B है R1। हमारा रिलेशन क्या था, फ्रॉम A टू B, तो R1। ठीक है, अब इस ओवल के अंदर सेट A के सारे एलिमेंट को रखना है, तो दो ही एलिमेंट है 1 एंड 2। और इस ओवल के अंदर जो सेट B को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर सेट B के सारे एलिमेंट को रख दो, 4, 5 एंड 6। अब रिलेशन R1 को देखो, 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 जो है 4 से रिलेटेड है, तो 1 से 4 की तरफ लाइन, और ये एरो, एरो बता दिया कि 1 का रिलेशन 4 से। 1 इज रिलेटेड टू 5, 1 का रिलेशन 5 से है। एंड 1 इज रिलेटेड टू 6, 1 का रिलेशन 6 से भी है। ठीक है, तो अब मैपिंग जब कर लें तो मैपिंग से भी हम डोमेन और रेंज साथ ही साथ कोडोमेन बता सकते हैं। सेट ए का जो एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है वो डोमेन होगा। सेट ए का जो एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है वो एलिमेंट्स डोमेन होंगे, डोमेन के अंदर आएगा। तो सेट ए का सिर्फ यही एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ये डोमेन हो गया, 2 नहीं आएगा डोमेन के अंदर। ठीक है, क्योंकि सिर्फ यही रिलेटेड है। अब रेंज पे आते हैं। सेट बी में जिस एलिमेंट का रिलेशन सेट ए के एलिमेंट से है वो रेंज होगा। सेट बी में जिस एलिमेंट का रिलेशन सेट ए वाले एलिमेंट से होगा उसे हम लोग रेंज बोलेंगे। तो यहां पे सेट बी के सारे एलिमेंट का रिलेशन है सेट ए के एलिमेंट से, तो 4, 5, 6 हमारा रेंज हो गया। ठीक, नेक्स्ट कोडोमेन, सेट बी के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन कहलाएंगे। सेट बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये जो 4, 5, 6 है, इनको लेकर जब हम सेट बनाएंगे तो वो सेट कोडोमेन कहलाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। एक और हमने रिलेशन डिफाइन किया, लेट अस नेम इट R2, और ये रिलेशन भी यहां लिख लेते हैं। दिस रिलेशन इज ऑल्सो फ्रॉम सेट A टू B, या फिर यूं बोलें R2 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक, नाउ इस बार मैं ऐसे डिफाइन करता हूं 1,4, 2,4 एंड 2,5। R2 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये सारा R2 में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं ये सब यहां है, तो ये सबसेट हो गया। R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब डोमेन, तो डोमेन क्या बोला मैंने कि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को लेकर सेट बना लो, वो सेट डोमेन होगा। तो डोमेन ऑफ R2 इज ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, 1, 2 एंड 2। तो मैं जब सेट बनाऊंगा तो ये जो 2 है इसको एक ही बार लिखूंगा, 1, 2। ये हो गया हमारा डोमेन। रेंज ऑफ R2, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है इट इज द रेंज। तो 4, 4 एंड 5, तो अगेन मैं 4 को एक ही बार लिखूंगा। सेट के अंदर रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट को ही लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ना। कोडोमेन, तो कोडोमेन ऑफ R2 इज सेट बी। ये याद रखना, कोडोमेन विल नॉट चेंज, कोडोमेन यही होगा। सेट बी जो है ये हमारा कोडोमेन हो, तो यहां पे ये कोडोमेन क्या है, सेट बी इज 4, 5, 6। सेट बी क्या है, 4, 5, 6 है, ये हमारा कोडोमेन हो गया। अब अगर तुम पिछले वाले एग्जांपल से कंपेयर करो, ठीक है, आई सपोज नोट डाउन कर रहे होगे, तो उससे अगर कंपेयर करोगे तो यू विल नोटिस कि डोमेन और रेंज चेंज हो गया। R2 जो रिलेशन है इसका डोमेन और रेंज पिछले वाले से डिफरेंट है, लेकिन कोडोमेन सेम।
तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज याद कर लो, वो ये कि जब मैं किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से रिलेशन लिख रहा हूं, तो जितने भी रिलेशन लिखे जाएंगे उन सारे रिलेशंस का कोडोमेन सेकंड सेट होगा। कोडोमेन सेकंड सेट होगा। मैं यहां पे 4 रिलेशंस लिख सकता हूं, 84 सबसेट्स होंगे। उन 84 रिलेशंस का कोडोमेन क्या होगा? सेट बी। रेंज और डोमेन विल चेंज बट कोडोमेन उन 84 रिलेशंस का सेम होगा एंड इट इज सेट बी। ठीक, चलो अब इसका मैपिंग कर लें। मैपिंग करने के लिए हमें 2 ओवल्स बनाने हैं। पहला वाला ओवल सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ए पहले लिखा हुआ है। फ्रॉम ए, R2 इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और ये ऐसे दिखा दिए। ठीक है, इसके अंदर ए के सारे एलिमेंट 1 2, और इसके अंदर बी के सारे एलिमेंट 4 5 6। अब रिलेशन क्या है? 1 का 4 से, 1 का 4 से, 2 का 4 से, 2 का भी 4 से, एंड 2 का 5 से, साथ में 2 का 5 से भी। ठीक, अब यहां देखो, अनलाइक द प्रीवियस एग्जाम्पल, इसमें बी के हर एक एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। बी का एक एलिमेंट है 6, इसका रिलेशन यहां किसी से नहीं है। ठीक है, तो अब डोमेन और कोड रेंज देखो। सेट ए के जो जो एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड हैं वो डोमेन कहलाएंगे, डोमेन के अंदर आएगा। तो सेट ए के 1 और 2 ये दोनों एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है, तो डोमेन हो गया 1 एंड 2, 1 एंड 2 डोमेन के अंदर है। रेंज, सेट बी का जो जो एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड है वो कहलाएगा रेंज। तो सेट बी का 4 और 5 सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड है, तो वो हो गया रेंज। कोडोमेन, सेट बी के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन कहलाएंगे, तो इट इज 4 5 6, ये कोडोमेन हो गया। ठीक, अब इसमें कुछ और टर्म्स हैं, इसको समझ लेते हैं। एक है प्री इमेज और दूसरा है इमेज। ये क्या है उसको समझ लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में ये वर्ड्स भी हमें देखने को मिलता है। डोमेन और रेंज की जगह पे इमेज और प्री इमेज पूछ देगा, तो एक्चुअली ये सेम है। हम लोग डोमेन जो है, ये जो डोमेन है मतलब ये इधर, ये कहलाता है प्री इमेज, और ये जो है ये कहलाता है इमेज। ठीक है, यहां से हमें इमेज मिलेगा और यहां से हमें प्री इमेज मिलेगा। इसको समझते हैं एक और मैपिंग से या फिर एक और एग्जांपल से। R3 इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, क्या हमने डिफाइन किया? क्योंकि ये तो इसी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए चल रहा है, और इसका मतलब ये मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं क्योंकि इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। दैट इज वाई ये वाला चीज भी मैं बार बार लिख रहा हूं। ठीक है, इन दोनों को भी समझ लो, इसका मतलब ये है, ये इसका मतलब वो। ठीक, चलो अब मैं अगर इसका मैपिंग करूं, A to B, R3 from A to B, ठीक, 1 2 एंड 4 5 6। तो मैपिंग कैसे होगा? 1 का 5 से, 2 का 4 से, एंड 2 का 6 से, ये हमारा मैपिंग हो गया। ठीक, तो इधर जिन जिन एलिमेंट्स का रिलेशन बी से है ये सारे एलिमेंट प्री इमेज कहलाएंगे, और इधर जिस जिस एलिमेंट का रिलेशन सेट ए के एलिमेंट से है वो सारे एलिमेंट्स इमेज कहलाएगा। तो यहां पे मैं अगर मुझसे पूछे कि प्री इमेज ऑफ 4 इज, फोर का प्री इमेज क्या है? तो 4 का प्री इमेज 2 है। सिमिलरली प्री इमेज ऑफ 5 इज, 5 का प्री इमेज 1 है।
एंड प्री इमेज ऑफ 6 इज 2 है। ठीक है, समझे? जिन जिन एलिमेंट का इन सेट बी के जिन जिन एलिमेंट का रिलेशन सेट ए के एलिमेंट से है, वही एलिमेंट्स प्री इमेज, वही एलिमेंट्स इमेज कहलाएंगे, और इधर वाला एलिमेंट्स प्री इमेज कहलाएगा। तो 4 का प्री इमेज मतलब 4 का रिलेशन सेट ए के किस एलिमेंट से है? तो 2 से है। समझे प्री इमेज का मतलब? एक बार और, 5 का प्री इमेज, तो इसका मतलब हुआ 5 सेट ए के किस एलिमेंट से रिलेटेड है? तो 1 से है, तो प्री इमेज ऑफ 5 इज 1। अब इमेज समझो, इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1 इज 1 का इमेज, 1 का इमेज मतलब 1 इधर वाला एलिमेंट उधर किस एलिमेंट से रिलेटेड है? इमेज ऑफ 1 का मतलब हुआ 1 इज रिलेटेड टू विच एलिमेंट ऑफ सेट बी? तो 1 इज रिलेटेड टू 5 ऑफ सेट बी, तो इमेज ऑफ 1 इज 5। सिमिलरली इमेज ऑफ 2 is 4 and one more thing, image of 2 is also 6, तो फिर से हम लिख सकते हैं image of 2 is 6। क्लियर है? तो डोमेन को ही हम लोग प्री इमेज बोलते हैं एंड रेंज को ही हम लोग इमेज बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख लेना। डोमेन क्या है? डोमेन इज प्री इमेज एंड रेंज इज इमेज। कोडोमेन के लिए ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, डोमेन के लिए प्री इमेज एंड रेंज के लिए इमेज। ठीक, चलिए, आई थिंक रिलेशन क्या है ये समझ में आया होगा। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज इजी है, बहुत टफ नहीं है, नया चीज है, थोड़ा सा शुरुआत में हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन आई थिंक ऐसा कुछ इसमें नहीं था कि नहीं समझ में आया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिलेशन ऑन अ सेट। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन ऑन अ सेट। मतलब यहां पे एक सिंगल सेट ही होगा और हमें रिलेशन बताना है। तो एक सिंगल सेट में कैसे बताएंगे? हमने तो डिफाइन किया कि रिलेशन क्या है? एवरी सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। तो यहां पर तो एक ही सेट की बात हो रही है। तो एक्चुअली रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब हुआ कि हमें रिलेशन बताना है एक सेट का क्रॉस प्रोडक्ट उसी सेट के साथ करके। यहां पे जब भी रिलेशन ऑन अ सेट लिखा हुआ है तो उसका मतलब यही हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट सेम सेट्स का हो रहा है। एक ही सेट है ए और उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ कर रहे हैं, या बी का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड रिलेशन ऑन अ सेट। जैसे मान लो कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक सेट है ए और इसके अंदर ये 3 एलिमेंट हैं। तो अगर मैं ये डिफाइन करना चाहता हूं रिलेशन ऑन अ सेट ए का मतलब हुआ, या यूं पहले लिख लें, रिलेशन ऑन अ सेट ए। इसका मतलब हुआ कि ये जो रिलेशन हम डिफाइन करेंगे ये फ्रॉम सेट ए टू सेट ए जाएगा। ठीक है, मतलब हमें इसका मतलब क्या हुआ कि R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। हमें ए क्रॉस ए करके रिलेशन बनाना है। ठीक है, इस बार 2 सेट नहीं है, सेम सेट है, उसी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट हम उसी के साथ कर रहे हैं। ठीक, तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट हमें किसके साथ करना है? ए के साथ करना है। ठीक, तो भाई एन ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? तो एन ए क्रॉस ए हो जाएगा एन ए इंटू एन ए, विच इज, डायरेक्टली लिख दूं, चलो ऐसे लिखते हैं, एन ए इंटू एन ए, देन क्या हो जाएगा? एन ए का होल स्क्वायर। और इस केस में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3। तो इसके अंदर जब मैं ए क्रॉस ए करूंगा तो कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे? 9। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे?
नंबर ऑफ रिलेशंस, तो जितने इसके सबसेट हैं उतने ही रिलेशन होंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस इज 2 रेज टू द पावर एन ए का स्क्वायर, तो विच इज 2 रेज टू द पावर 9, एंड 2 रेज टू द पावर 9 इज, ये कितना होगा 5, मैं भी भूल गया, बताओ 512, 2 रेज टू द पावर 9 इज 512, तो इतने सबसेट्स इसके बनेंगे। दिस इज व्हाट, इतने सबसेट्स। अब इतने सबसेट्स यहां पे लिखना, क्योंकि जब भी रिलेशन हम लिखते हैं तो सारे सबसेट्स बनाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ एक रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा, हमें वो रिलेशन बस आइडेंटिफाई करना है। जैसे मान लो कि मैं यहां पे बोलूं कि हमने एक रिलेशन डिफाइन किया फ्रॉम सेट ए टू ए, दैट इज रिलेशन R1 इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, ठीक। तो मैं ये बोलूं कि इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है x, y, सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन y, ठीक है, और x जो है वो सेट A से होगा, या ऐसे लिख ले, इस बार तो दोनों सेट A ही है, तो x एंड y बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है, हमने ये डिफाइन किया। तो ये एक सिंगल रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, मतलब ये जो है इसके एक सिंगल सबसेट को, A क्रॉस A के एक सबसेट के बारे में बात कर रहा है, और वो सबसेट क्या होगा। तो अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो मुझे बस इस रूल को ध्यान में रखना है कि हम जब ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो उन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर सेकंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर भाई किसी को बोल दो, मान लो मैंने ये बोला कि यहां से फर्स्ट एलिमेंट ले लो और वहां से सेकंड, या वहां से फर्स्ट यहां से सेकंड, ए क्रॉस ए तो है, दोनों तो सेम ही सेट है। तो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये सेकंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो 1,1 तो नहीं होगा, 1,1 क्या 1 का स्क्वायर, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या इसका स्क्वायर सेकंड एलिमेंट से छोटा है, नहीं। तो इस रिलेशन के अंदर ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, बिकॉज हमने रूल ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर सेकंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, और तभी यहां पे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में वो आएगा। तो 1,1 नहीं होगा, 1,2 होगा, यस 1 का स्क्वायर इज लेस देन 2, 1,3 भी होगा, यस 1 का स्क्वायर इज लेस देन 3। और कोई बनेगा 2,2 नहीं, 2 का स्क्वायर 4 इज नॉट लेस देन 2, 3 के लिए भी नहीं कुछ है। तो हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग, ये जो रूल दिया हुआ था इस रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ यही 2 ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आया, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे एक चीज और देखो, जब रिलेशन ऑन अ सेट ए होता है तो यहां पर 2 सेट तुम्हें, सॉरी मैंने बी लिख दिया है इंस्टेड ऑफ ए, यहां पर तुम्हें एक ही सेट मिलेगा, ठीक है, यहां पे 2 सेट नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक सेट। फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों के दोनों कहां से आ रहे हैं, सेट ए से। ये दोनों सेट डिफरेंट थोड़ी है, ये दोनों तो सेट सेम ही है, ठीक है। तो समझ गए रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब, रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब क्या है, रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब है ये वाला चीज, ठीक। चलिए आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट इज इनवर्स रिलेशन। मान लें कि हमें एक रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है, एक रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया फ्रॉम सेट ए टू बी, दैट इज आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है इस तरीके से, सच दैट ए जो है पहला एलिमेंट सेट ए से है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से। तो इनवर्स का मतलब हो गया, अगर मैं इस आर का, ये जो आर रिलेशन है, अगर मैं इसका इनवर्स रिलेशन लिखना चाहता हूं तो इन ऐसे बोलेंगे, इनवर्स
रिलेशन ऑफ आर इज, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं आर इनवर्स। आर का इनवर्स रिलेशन क्या है? आर इनवर्स। तो अगर मैं आर इनवर्स को डिफाइन करना चाहूंगा तो आर इनवर्स इज फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, इज फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। यहां ध्यान से देखो, ए टू बी था, इस बार क्या हो गया? बी टू ए हो गया, चेंज कर गया। ठीक, और आर इनवर्स इज ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आ जाएगा बी कॉमा ए, जस्ट इसका उल्टा। मतलब इनवर्स लेने पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट बन जाएगा और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कहां से आएगा? बी से आएगा, सच दैट बी इज फ्रॉम सेट बी एंड ए इज फ्रॉम सेट ए। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आर इनवर्स इज ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑर्डर्ड पेयर बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इनवर्स के अंदर ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, सच दैट इसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए। सिंपली ये है। अब यहां पे एक चीज और सीख समझ लो कि जो डोमेन और रेंज है ये भी बदल जाता है, क्योंकि डोमेन किसको बोलते हैं? रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है उन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग डोमेन बोलते हैं और सेकंड एलिमेंट को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो जब इनवर्स हमने लिया तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट यहां पे बन गया और जो सेकंड एलिमेंट था वो यहां पर फर्स्ट एलिमेंट बन गया। तो आर इनवर्स का डोमेन तो बी है और रेंज ए है, जबकि आर का डोमेन ए था और रेंज बी था। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि हमने एक रिलेशन डिफाइन किया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, कोई भी रैंडम सेट है, मैं बस रिलेशन लिख रहा हूं। R1 is 1,4, 2,3, 2,5। ठीक, तो इसका डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ R1। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको लेकर सेट बना लेते हैं 1,2, ये हो गया डोमेन। रेंज ऑफ R1, रेंज ऑफ R1, तो रेंज ऑफ R1 इज सेकेंड एलिमेंट 4, 3, 5, 4, 3 and 5। ठीक, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ R1, तो कोडोमेन ऑफ R1 इज R1 कहां से कहां डिफाइंड है? चलो यहां डिफाइन कर लेते हैं। R1 इज फ्रॉम A to B। तो कोडोमेन क्या है? बाद वाला, ये होता है कोडोमेन। तो ये कोडोमेन हो गया R1 का। अब मैं अगर इसका इनवर्स लिखना चाहूं R1 इनवर्स, तो मुझे कुछ नहीं करना है, ऑर्डर्ड पेयर जो हैं उनके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के पोजीशन को स्विच कर देना है। दैट इज 1,4 बन गया 4,1, 2,3 को बना दो 3,2 एंड 2,5 को बना दो 5,2। तो ये हमारा रिलेशन R1 का इनवर्स हो गया, इनवर्स ऑफ R1। ठीक, अब यहां देखो डोमेन क्या है। अच्छा, एक और चीज, वन मोर थिंग, जब मैंने ऐसा किया है तो ये जो R1 है, सॉरी, ये जो R1 का इनवर्स है, इनवर्स ऑफ R1, ये तो अब सेट ए से सेट बी के लिए डिफाइंड नहीं है जैसे वो डिफाइंड था। ये डिफाइन हो गया R1 जो है ये डिफाइन, सॉरी, R1 का इनवर्स ये जो है ये डिफाइन हो गया फ्रॉम B टू A। एग्जैक्टली उल्टा हो गया, हर चीज चेंज कर देना है। जो पहले है वो बाद में, जो बाद में है वो पहले, चाहे ऑर्डर्ड पेयर हो चाहे यहां पर। ठीक है, तो डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ R1 इनवर्स, डोमेन ऑफ R1 इनवर्स इज 4, 3 and 5, 4, 3 and 5। रेंज ऑफ R इनवर्स, तो रेंज ऑफ R इनवर्स इज, रेंज मतलब बाद वाला, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट 1 and 2। एंड व्हाट अबाउट कोडोमेन?
तो कोडोमेन मैंने क्या बोला, कोडोमेन यहां से, तो ये कोडोमेन है, कोडोमेन ऑफ R1 इनवर्स इज ए। देखो हर चीज बदल गया, डोमेन 1,2 था, यहां रेंज ऑफ R इनवर्स इज 1,2, रेंज ऑफ R1 435 था, एंड डोमेन ऑफ R1 इनवर्स इज 435। तो यहां जो डोमेन है वो यहां रेंज है, यहां जो रेंज है वो डोमेन है। और चूंकि जब हम इनवर्स को अपोजिट डिफाइन कर रहे हैं, बी टू ए डिफाइन कर रहे हैं, तो कोडोमेन ए बन गया, वहां कोडोमेन ए टू बी डिफाइन था, तो कोडोमेन था बी। क्लियर है? चलिए नाउ कुछ रिलेशन के टाइप्स हैं, उसको एक एक करके समझते हैं कि क्या है वो। तो पहला है टाइप्स ऑफ रिलेशन में, फर्स्ट इज एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन सिंपल सा एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं। अब कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज करेंगे कि डिफाइन करते वक्त तो ये बोला गया कि एवरी सबसेट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, तो यहां पे रिलेशन कैसे एम्प्टी हो गया? तो यहां सिंपली ये बात है कि सबसेट को ना हम रिलेशन बोलते हैं, और किसी भी सेट का एक सबसेट तो एम्प्टी सेट होता है। तो जब ए क्रॉस बी का हम एक सबसेट लिखेंगे तो एक सबसेट एम्प्टी सेट होगा जिसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। उस सबसेट को जिसके अंदर एक भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। दैट इज, अगर मैं ये बोलना चाहूं इसको, तो R1 इज व्हाट दिस, इसके अंदर एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं। अब इसको एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं या फिर वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं, दोनों सेम चीज है। एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एक भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं है, उसे हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, एम्प्टी सेट को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था। ठीक है, ये हमने सेट में पढ़ा था। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट या तो ऐसे करते हैं या फिर ऐसे करते हैं, ये दोनों एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एक भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। ठीक है। नाउ सेकंड, आइडेंटिटी रिलेशन। सेकंड इज आइडेंटिटी रिलेशन। देखो, अगर किसी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट अगर इक्वल है, देन इट इज आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो गया, अगर मैं ऐसे बोल डेफिनेशन से, तो ए कॉमा ए, ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट क्या है, इक्वल होना चाहिए। ठीक, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि दोनों तो ए ही है। ठीक है, चलिए नाउ इसमें जो थर्ड टाइप है इज यूनिवर्सल रिलेशन। देखो, इसको हम लोग पीछे जाते हैं सबसेट में और वहां से समझते हैं। किसी भी सेट का सबसेट खुद वही सेट होता है, ये हमने पढ़ा था। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लें, ए, मैंने ये एक सेट लिखा 1 2 3, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे? इसके सबसेट्स होंगे 2⁻³ विच इज 8। लेकिन एक इसमें से एक सबसेट तो एम्प्टी सेट होगा। एक सबसेट क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। और एक सबसेट होगा खुद यही सेट 1 2 3। ये जो है ये इसका सबसेट है, लेकिन देखो यहां पे ये तो एक सेट ए इटसेल्फ है।
तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट कोई भी सेट ले लो, कोई भी सेट, उसका सबसेट एम्प्टी सेट आएगा ही आएगा, एक सबसेट एम्प्टी सेट होगा ही होगा, और खुद वो सेट भी एज अ सबसेट प्रेजेंट होगा इन द सबसेट्स। ठीक, तो यहां पे यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब हुआ कि जैसे अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूं, तो ए क्रॉस बी लेट अस से 1, 2, 2, 3, 4, 5, सॉरी, लेट अस से यहां हम पहले डिफाइन कर लेते हैं 1, 2 एंड बी इज 4 एंड 1, 4 एंड 2, ये मिला हमें ए क्रॉस बी। अब इसके सबसेट्स लिखने जाएंगे तो कितने होंगे, 2 एलिमेंट है तो 2⁻², 4, 4 सबसेट्स होगा, और वो चारों सबसेट एक यूनिक रिलेशन कहलाएगा। तो एक रिलेशन क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक रिलेशन ये होगा 1, 4 एंड 2, 4। ओरिजिनल जो ए क्रॉस बी था सेट, वही रिलेशन है R1, यही यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। यूनिवर्सल रिलेशन इज नथिंग, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ओरिजिनल जो सेट होता है ना, ओरिजिनल जो सेट है ए क्रॉस बी से जो हमें ओरिजिनल सेट मिला है, ये ओरिजिनल सेट भी तो सबसेट होगा, ओरिजिनल सेट भी तो सबसेट होता है। ठीक है, तो वो यही ओरिजिनल सेट जो सबसेट बनता है उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ये ओरिजिनल सेट है, इसका सबसेट खुद वही ए क्रॉस बी बना ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन इज व्हाट, ए क्रॉस बी इटसेल्फ। ठीक है, या अगर सेम सेट पे लिखा हुआ है, अगर सेम सेट पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल रिलेशन फॉर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स दैट इज ए एंड बी। अब अगर मैं यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट ए लिखना चाहूं तो इट इज नथिंग ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए होगा। दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। गॉट इट, क्लियर है, सिंपल था। तो यहां पे हमने 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस किया, एम्प्टी, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल। ठीक, अब हम लोग यहां पर जो हमारा मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा 12th में पूछा भी जाता है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, और साथ ही साथ कई इंजीनियरिंग एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इन पे भी आता है लेकिन इनका प्रोबेबिलिटी कम है इन पे क्वेश्चन आने का, उनका ज्यादा होता है। अगर रिलेशन पे क्वेश्चन पूछेगा तो उन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन आता है। मतलब अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं। तो एक एक करके देखते हैं वो क्या है। देखो यहां पे मैं फिर से नंबरिंग 1, 2, 3 करके चल रहा हूं, वो तो ठीक है, लेकिन यहां चूंकि ये इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो इसलिए मैं इसको फिर से सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहां देखो मैं इसके जो डेफिनेशन है उस पर नहीं जा रहा हूं। अगर डेफिनेशन के हिसाब से समझाने जाऊं तो मे बी कि इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू ऑल। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय द डेफिनेशन मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं, या डेफिनेशन को अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो सिंपल हम ये बोल सकते हैं, किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव तब बोलेंगे जब अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी प्रेजेंट है। अगर ए कॉमा बी ये वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर के अंदर प्रेजेंट है, देन ए कॉमा ए भी रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर देन ए कॉमा ए भी होना चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट एलिमेंट से एक कोई ऑर्डर्ड पेयर है जिस तो ए है, तो ए कॉमा ए भी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, देन ओनली वी विल से कि इट इज रिफ्लेक्सिव। जैसे
अच्छा, एक और चीज यहां पे, ये जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तभी कहलाएगा जब उसके अंदर एटलीस्ट एक ऑर्डर्ड पेयर हो। एम्प्टी रिलेशन इज नेवर रिफ्लेक्सिव, ये याद कर लो। एम्प्टी रिलेशन कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव अगर एम्प्टी है, एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो बोल दो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और अगर ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है उसके अंदर, तो चेक करो इस चीज को कि ये प्रेजेंट है तो क्या ये है। अगर ये है और ये नहीं प्रेजेंट है तो बोलोगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डिफाइन किया रिलेशन R1 1,3 2,4 1,1 एंड 2,2। अब यहां पे एक चीज समझना, जब हम चेक करेंगे तो सबके लिए चेक करेंगे, चारों ऑर्डर्ड पेयर के लिए। चारों ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये वाला चीज ये है, इस चारों ऑर्डर्ड पेयर को मैं ये समझूंगा, और सबके लिए मैं ये चेक करूंगा। तो पहले 1,3 के लिए चेक करते हैं। 1,3 है तो मुझे क्या बनाना है, अगर A, B है तो A, ये पहला एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बना लेना है A, A। तो 1,3 है तो क्या 1,1 है, इसी को पिक करना 1,1, तो यस 1,1 है। ठीक है, फिर आओ 2,4 पे। 2,4 है तो क्या 2,2 है प्रेजेंट, 2,2, यस इट इज ऑल्सो देयर। अब आओ 1,1 पे। 1,1 है तो क्या 1,1 है, यस ये भी है यहां। ठीक, एंड देन 2,2 के लिए, 2,2 के लिए पहले 2 लिखा हुआ है, A, B, ये A हो गया, तो क्या 2,2 है, यस 2,2 है। ठीक, तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर इस चीज को फॉलो कर रहा है। अगर ये है तो ये मिला, ये है तो ये भी मिला, ये है तो 1,1 और ये है तो 2,2, सब मिला। तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर इस डेफिनेशन को फॉलो किया, देयरफॉर द रिलेशन R1 इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन R1 क्या है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहां पे एक चीज और तुम्हें बता दूं, अगर किसी रिलेशन के अंदर इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है, जैसे यहां 1,1 था, 2,2 है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं। ये वाला इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर इस डेफिनेशन को हमेशा फॉलो करता है। सो नो नीड टू चेक फॉर दोज ऑर्डर्ड पेयर जिसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल है। जिसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल है वो इसको ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि देखो A, A है, अब A, A इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया, इसको भी, तो मैं क्या बोलूंगा, A, A है तो क्या A, A है, तो भाई ये तो खुद बैठा हुआ है A, A, तो क्या मुझे बार बार चेक करने की जरूरत है, नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए जो A, A वाला ऑर्डर्ड पेयर है, उन ऑर्डर्ड पेयर के लिए इस डेफिनेशन को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं। नो नीड टू वेरीफाई दिस डेफिनेशन फॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, लेकिन अगर ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है, तो चेक करना ही। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, तो एक एक करके ये चेक करते हैं कि सारे ऑर्डर्ड पेयर इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये R2 रिफ्लेक्सिव होगा। तो पहले 2,3, 2,3 है तो क्या 2,2 है, यस। 3,2 है तो क्या 3,3 है, नहीं, ये 3,3 कहीं नहीं है। ये नहीं है तो हम आगे नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को चेक नहीं करने जा रहे हैं।
यहां पे हमें जो डेफिनेशन है ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, देन R2 इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R2 इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। गॉट इट? कहीं पर भी अगर तुमको ऐसा लग जाए, जैसे यहां पे तो चेक हो गया हाँ है, अगर कहीं पर भी ये मिल जाए कि नहीं है, वहीं पे रुक जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं है, एंड से कि R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? चलिए सेकेंड टाइप पर आते हैं, विच इज सिमेट्रिक। अगेन बुकिश डेफिनेशन को उतना नहीं फॉलो करते हैं, सिंपल इसको बहुत ही सिंपल वे में अगर लिखें सिमेट्री को, जैसे इसको क्या लिखे थे, इफ A, B belongs to R, then A, A should also be in R। अगर ये है तो वो वाला ऑर्डर्ड पेयर भी होना चाहिए। इसमें बोलेंगे if A, B belongs to R, then B, A must also be in R। उल्टा हो गया, A, B है तो B, A भी होना चाहिए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया 1, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 5 एंड 5, 4। ठीक, और मुझे ये वेरीफाई करना है कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिंपली सिमेट्रिक के लिए इस डेफिनेशन को चेक कर लो। पहला 1, 1 है, देखो यहां पर भी वही चीज, जैसे मैंने उसके लिए बोला था कि इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा, तो सिमेट्रिक में भी इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर इस डेफिनेशन को हमेशा फॉलो करेगा। भाई A, A है तो क्या उल्टा कर दे के बोलेंगे A, A है? वो तो है ही, वो तो ऑलरेडी है। जैसे 1, 1 है तो इन दोनों 1 के पोजीशन को चेंज कर दो तो क्या फर्क पड़ा, ये तो 1, 1 है। ठीक है, तो अगेन यहां याद रखना, फॉर सिमेट्रिक डेफिनेशन A, वाले ऑर्डर्ड पेयर को, मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिसका पहला और दूसरा एलिमेंट सेम है, इक्वल है, उसके लिए इस डेफिनेशन को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। इट इज फॉलोइंग द डेफिनेशन। इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर इज फॉलोइंग द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो इसके लिए चेक करना नहीं था, या मैंने समझा दिया यहां पे। ये है ना 2, 3, अगर 2, 3 है तो क्या 3, 2 है? चेक करते हैं, 3, 2 है। ठीक, नाउ 3, 2 पे आते हैं। कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ये नहीं कि 2, 3 कर लिए और 3, 2 को छोड़ दिए, सारे ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना है। 3, 2 है तो क्या 2, 3 है? 2, 3 यस यहां पर है, तो ये भी फॉलो हो गया। देन नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 4, 5, 4, 5 है तो 5, 4 है, 5, 4 है, यस। एंड लास्ट ऑर्डर्ड पेयर को भी चेक कर लें, 5, 4 है तो क्या 4, 5 है? यस, ये भी प्रेजेंट है। तो हर ऑर्डर्ड पेयर को जब हम चेक कर रहे थे तो टिक 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 आ गया, सब इसको फॉलो कर रहा है, देन R1 इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अगर किसी एक जगह पर भी हमें मिलता कि फॉलो नहीं कर रहा है तो हम बोलते हैं R1, उस रिलेशन को हम बोलते हैं इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। नौ चेक कर लेते हैं ऐसे। ये एक रिलेशन है, 1, 5 है तो बोलता है 5, 1 होना चाहिए, है क्या? नहीं। 2, 3 के लिए 3, 2 है, 3, 2 के लिए 2, 3 है। 1, 5 के लिए 5, 3 नहीं है, या 5, 3 के लिए 3, 5 नहीं। कहीं एक किसी एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए यह डेफिनेशन हमें सेटिस्फाइड होता हुआ नहीं दिखा, देन इट इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। अब यहां पे थोड़ा सा ठहरते हैं नेक्स्ट वाले पर पहुंचने के पहले, और हम लोग
इन दोनों के लिए एम्प्टी, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, मैंने रिफ्लेक्सिव में ऑलरेडी बोला कि अगर एम्प्टी रिलेशन है तो वो नॉन रिफ्लेक्सिव होगा। अगर कोई रिलेशन एम्प्टी है, मतलब एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, पहली बात। ठीक, फिर इसके लिए आओ आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जिसके अंदर ये वाले ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट हो। ऐसा रिलेशन जिसके लिए ये वाले ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट हो। रिलेशन ऑन ए सेट ए, अब उसके अंदर ए कॉमा ए, अगर सिर्फ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं इस रिलेशन के अंदर जिसके अंदर जिन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल है, हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल है, तो वो आइडेंटिटी हो गया। और आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए समझाते वक्त मैंने क्या बोला कि अगर ये प्रेजेंट है तो डेफिनेशन को फॉलो करेगा, और आइडेंटिटी रिलेशन में तो सारे ऑर्डर्ड पेयर ऐसे ही होते हैं, तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। मींस आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। ठीक, यूनिवर्सल रिलेशन पे आओ। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? जिसके अंदर अगर मैं यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट लिखना चाहूं, मतलब एक ही सेट के लिए यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट ए लेट अस से, तो यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट ए इज ऑल्सो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझें। मान लो मैंने एक सेट लिया ए और इसके अंदर दो एलिमेंट हैं ए कॉमा बी, सॉरी ए कॉमा बी। अब अगर मैं ए क्रॉस ए लिखना चाहूं तो मुझे मिलेगा ए कॉमा बी, ए कॉमा ए, देन बी कॉमा ए एंड बी कॉमा बी। ये चार ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसका अगर यूनिवर्सल रिलेशन लिखना चाहूं, यूनिवर्सल रिलेशन, तो वो तो ए क्रॉस ए ही होगा, ये मैंने बताया था। तो ए कॉमा बी, ए कॉमा ए, बी कॉमा ए एंड बी कॉमा बी, ये है यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट ए। ठीक, अब मैं इन दोनों के लिए चेक करूंगा नहीं, क्योंकि हमने ये समझ लिया कि ये वाला चीज हमेशा ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, तो मैं इन दोनों को चेक करूंगा। ए कॉमा बी है तो ए कॉमा ए होना चाहिए, ए कॉमा बी है तो ए कॉमा ए होना चाहिए है, बी कॉमा ए है तो बी कॉमा बी होना चाहिए, वो भी है। तो ए कॉमा बी के लिए ए कॉमा ए भी है, बी कॉमा ए के लिए बी कॉमा बी भी है, और ये दोनों को तो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट ए इज रिफ्लेक्सिव, तो ये ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो एम्प्टी रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। अब आओ सेम चीज हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक के लिए। एम्प्टी रिलेशन अगर है तो वो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन नहीं है कि उसके अंदर एक एलिमेंट होना चाहिए, सॉरी एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए ये कंडीशन जरूरी है। रिफ्लेक्सिव तभी चेक करेंगे जब उसके अंदर एक एलिमेंट होगा एटलीस्ट। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है, आंख बंद, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब एम्प्टी रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन सिमेट्रिक के लिए एम्प्टी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। वो इसलिए क्योंकि देखो जो यहां नहीं था वो यहां पे कह रहे हैं क्या चीज, कि एम्प्टी रिलेशन है तो यही नहीं है, एम्प्टी रिलेशन है तो एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। अगर ए कॉमा बी नहीं है तो बी कॉमा ए अपने आप सेटिस्फाई हो गया, यही नहीं है तो वो कहां से। तो अगर ये नहीं है तो हम फर्दर आगे नहीं जाएंगे, अगर ये है तब यहां जाएंगे। इफ इट इज नॉट देयर देन इट इज सिमेट्रिक। तो एम्प्टी रिलेशन के अंदर तो एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो जब यही नहीं है तो आगे क्या चेक करें, सीधा बोलो कि इट इज सिमेट्रिक।
तो एम्प्टी रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक होता है। एंड आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक। भाई अभी तो बोले थे ए कॉमा ए वाला चीज हमेशा ही इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा, और आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए के जैसा ही दिखेगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। यूनिवर्सल रिलेशन को देख लो क्या सिमेट्रिक है, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए। तो इन दोनों को फिर से चेक नहीं करेंगे, मैंने अभी बोला था सिमेट्रिक के लिए और रिफ्लेक्सिव के लिए ये वाला चेक नहीं करो, जहां दोनों फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम है वो इनको इस डेफिनेशन को फॉलो करता है। तो मैं इसके लिए चेक करूंगा जहां पे फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, उलट देना है। बी कॉमा ए है तो ए कॉमा बी होना चाहिए है। तो यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो फिर से एक बार सिमेट्रिक का बोल देता हूं, एम्प्टी रिलेशन ऑन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, क्योंकि रिलेशन तो नॉन एम्प्टी सेट से ही मिलता है ना। रिलेशन कैन बी एम्प्टी, बट जो दो सेट से क्रॉस प्रोडक्ट करके रिलेशन बना रहे हैं उनको तो नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा। तो एम्प्टी रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, ऑन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ठीक है, इज या ऑन अ सेट विच इज नॉन एम्प्टी इज सिमेट्रिक, एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक, थर्ड टाइप पे आते हैं विच इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अगेन सिंपलेस्ट वे में इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी भी आर के अंदर है, रिलेशन आर का एक ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है, और उसी रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी है, देन उसी रिलेशन के अंदर ए कॉमा सी भी होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या, ए कॉमा सी। अगर ये मिल गया, अगर ये दोनों है तभी ये चेक करेंगे। मान लो ये प्रेजेंट है ए कॉमा बी, और ये बी, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट बी है, किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर बी नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना है, इट इज ट्रांजिटिव, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये है और ये है तो ये होना चाहिए, ये है और ये नहीं है, देन इट इज ट्रांजिटिव। थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। मान लो कि हमने एक रिलेशन डिफाइन किया 1,2, 2,3 एंड 1,3। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, अगर a कॉमा बी है तो देखो कि b कॉमा सी है क्या, a कॉमा बी है, एंड 2 से स्टार्ट होने वाला, देखो b से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है क्या, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है क्या, हाँ 2,3। तो अगर ये दोनों है तो 1,3 होना चाहिए। अगर 1,2 एंड 2,3 है तो 1,3 होना चाहिए। क्या 1,3 है, हाँ है, तो यस इट इज ट्रांजिटिव। नहीं सॉरी, अभी तो एक ही चेक किए हैं, 2,3 पे आओ। 2,3 है तो क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है, 2,3 है, 3, समथिंग है ही नहीं। एंड वाला चीज मिसिंग है, तो एंड वाला चीज मिसिंग है तो ये इसके लिए चेक हो गया, ट्रू हो गया। देखो फिर से, ये है और साथ में ये भी है, तब इसको चेक करेंगे। अगर ये है और ये मिसिंग है तो चेक नहीं करना है, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिव के डेफिनेशन को फॉलो कर गया। ठीक है, तो फॉलो कर गया, ये है एंड मिसिंग है तो यस ये ऑर्डर्ड पेयर फॉलो कर रहा है इसको। फिर लास्ट 1,3, 1,3 एंड 3, समथिंग है, तो अभी तो देखे थे 3, समथिंग है नहीं, मिसिंग है, ये वाला चीज मिसिंग हो गया तो ट्रांजिटिव के डेफिनेशन को फॉलो कर गया। तो तीनों ऑर्डर्ड पेयर के लिए टिक लग गया ना, तो इट इज ट्रांजिटिव। तो यहां पे हमने क्या देखा कि ये दोनों होगा तभी इसको चेक करेंगे। अगर सिर्फ ये है और ये मिसिंग है
तो चेक नहीं करना है, वो ट्रांजिटिव बोल देना है। ठीक है, जैसे देखो इसका एक और एग्जांपल लें। मान लो मैंने बोला एक रिलेशन R1 1,3 2,4 एंड 6,5, तो क्या ये ट्रांजिटिव है? डेफिनेशन से चलते हैं। 1,3 है तो क्या 3, समथिंग है? मिसिंग है। मिसिंग है तो ट्रांजिटिव के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। 2,4 है एंड 4, समथिंग है, क्या 4, ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, मिसिंग है तो फॉलो कर रहा है। देन 6,5 है एंड 5, समथिंग, ये वाला 5, समथिंग ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो ये भी फॉलो कर रहा है। अगर ये है और ये नहीं है तो ट्रांजिटिव हो गया। देन दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर हुआ? ये बहुत ज्यादा बच्चों में कंफ्यूजन होता है, हर बच्चा गलती करता है आगे जाकर, तो ध्यान से समझ लो। इस तक यहां तभी पहुंचना है जब इसके साथ साथ ये हो, और अगर इसके साथ साथ ये है और ये भी है तो वो वाला ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिव के डेफिनेशन को फॉलो कर गया। लेकिन ये है और ये मिसिंग है तो ट्रांजिटिव के डेफिनेशन को फॉलो नहीं किया, और पूरा का पूरा रिलेशन को हम बोल देंगे नॉट ट्रांजिटिव। अगर एक जगह पर भी क्रॉस लग गया, मान लो यहां ठीक था यहां ठीक था, और किसी एक जगह पे चेक किए, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर के लिए अगर ये डेफिनेशन ट्रू नहीं हुआ, देन द रिलेशन विल बिकम, वी विल से द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए अच्छा, इसमें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये वाला चीज। एम्प्टी, अगर एम्प्टी रिलेशन है तो एम्प्टी रिलेशन है तो मैंने क्या बोला था, जैसे यहां बोले थे यही नहीं है तो आगे क्या चेक करना, तो यही नहीं है, एक भी नहीं है तो आगे अपने आप सेटिस्फाई हो गया, तो एम्प्टी रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक, देन आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। आइडेंटिटी रिलेशन भी ट्रांजिटिव होता है। देखो जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल लिख के दिखाऊं, A, के जैसा आइडेंटिटी रिलेशन है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल है तो आइडेंटिटी है। अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल नहीं होगा, किसी भी एक ऑर्डर्ड पेयर का, तो वो आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। यहां सब सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट इक्वल है तो दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। अब चेक करो 1,1 है तो क्या 1 से स्टार्ट होने वाला कुछ है? हाँ है, 1,1 है। तो क्या 1,1 है? हाँ 1,1 है। तो कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, एक इसी 1,1 को यहां भी लिखे और इसी 1,1 को यहां भी लिखे, तो ये तो फिर 2,2 के लिए भी वही हो जाएगा। मतलब ऐसे बोले A, है तो क्या A, है तो क्या ये वाला A से स्टार्ट होने वाला है, तो क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? A, होगा ही होगा। और अगर A, है तो क्या A, है? यस, ये तो हमेशा फॉलो करेगा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि तुम इस 1,1 को 3 बार लिख दो, मतलब एक बार 2 बार और लिख दो, तो एक बार ये, दूसरी बार जो लिखोगे वो ये, और तीसरी बार जो लिखोगे ये। लेकिन हम तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट या डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर को एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, अगर जितने भी डिस्टिंक्ट हैं सिर्फ वही लिखाएंगे, जो सेम है उसको तो हम लिखेंगे नहीं। तो दैट इज वाई यहां पे इसको हम 3 बार नहीं लिख रहे हैं, एक ही बार है, और इसी को यहां, इसी को यहां और इसी को यहां लिख के चेक कर दो। तो अगर आइडेंटिटी रिलेशन है तो इट इज ट्रांजिटिव, एम्प्टी रिलेशन है इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। लेकिन यूनिवर्सल रिलेशन ऑन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर 2 सेट के लिए A क्रॉस B करके यूनिवर्सल रिलेशन निकाल रहे हैं, तो फॉर दैट वी नीड टू वेरीफाई दिस। लेकिन अगर एक सेट के लिए लिख रहे हैं, ऑन अ सेट, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट A इज ऑलवेज ट्रांजिटिव।
तो एम्प्टी, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल, इन तीनों के वो जो तीन हैं वो सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। लेकिन यहां पर आओ, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल ऑन अ सेट ए इज रिफ्लेक्सिव बट एम्प्टी रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? ठीक। अब लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन जो कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो रिलेशन है वो इन तीनों को अपने अंदर बिठा के रखे हुए हैं, एंड दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन? A relation which is reflexive, symmetric as well as transitive is called equivalence. एक ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, क्योंकि इस पे पूछा गया तो ऑटोमेटिकली ये तीन तो हमें चेक करना ही पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ कि हम अलग अलग क्वेश्चन बनाए इनके लिए, हम इसके लिए 2 क्वेश्चन बना देंगे तो मुझे ये बार बार चेक करना पड़ेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑल ये तीनों हो उसी को इक्विवेलेंस बोलेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है एंड ट्रांजिटिव भी होता है। अगर मैं किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस बोल रहा हूं तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। लेकिन अगर मुझे किसी रिलेशन को चेक करना है कि वो इक्विवेलेंस है कि नहीं, तो मैं चेक करूंगा वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, फिर मैं चेक करूंगा सिमेट्रिक है कि नहीं, फिर मैं चेक करूंगा ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर तीनों के तीनों वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देन वी विल से इट इज इक्विवेलेंस। अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब इन तीनों में से कोई एक भी अगर वो नहीं है रिलेशन, देन इट इज नॉट इक्विवेलेंस। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है, अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है, अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं। ठीक है? तो इक्विवेलेंस होने के लिए उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होना पड़ेगा, देन ओनली दैट रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस। गॉट इट? चलिए, आज के लिए इतना ही। अब हमारा रिलेशन कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस। इसके बाद हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अगर हल्का सा ओवरव्यू लेना है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो फंक्शन जो है ना, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जो होता है उसे हम फंक्शन बोलते हैं। तो बस हमें यही सीखना है फंक्शन में कि किस तरह के रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। ठीक है? So before moving on to function, we will do some questions on relation, then we will start functions. So आज के लिए इतना ही. Thanks, bye and take care.